दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। जनहित में सबसे पहले बात आज देश के नए उपराष्ट्रपति की करेंगे, जो मिले नहीं हैं लेकिन उनके मिलने का मुहूर्त निकल आया है। देश के संभावित उपराष्ट्रपति को अब आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी हां, महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने का फैसला कर लिया है। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हुई है, जिसमें लंबे मंथन के बाद सीपी राधाकृष्णन के नाम उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर तय किया गया और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज इसकी घोषणा की है। हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नास्वामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। तो सीपी राधाकृष्णन होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। एक बार फिर बीजेपी ने अंतिम समय तक चौंकाने की परंपरा कायम रखी। उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए जितने भी नाम चल रहे थे, उनमें सीपी राधाकृष्णन का नाम कहीं भी रेस में नहीं माना जा रहा था। कम से कम 6 राज्यपालों के नामों का अनुमान लग रहा था। संघ और बीजेपी संगठन से जुड़े 2-3 वरिष्ठ नेताओं के नाम भी चल रहे थे, लेकिन सारे अनुमान खारिज करते हुए उनमें से महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का नाम तय हुआ। और अब एक खास तस्वीर आपके सामने रखते हैं। आज की ही ये तस्वीर है जब मुंबई में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन अपनी पत्नी के साथ सिद्धि विनायक के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। खास बात यह है कि ये दर्शन उन्होंने उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए अपने नाम का ऐलान होने से पहले किए हैं। यानी दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में उनके नाम की घोषणा से पहले ही राधाकृष्णन सिद्धि विनायक के दर्शन कर चुके थे। और देखिए, तुरंत इन्हें फल भी मिल गया। हालांकि ये संयोग है। 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सेहत का हवाला देते हुए अचानक पद से इस्तीफा दे दिया था। उसी के बाद तरह तरह के नामों को लेकर कयास लग रहे थे। कुछ दिन पहले ही यह साफ हो गया था कि उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बीजेपी का ही होगा। पार्टी अपने संगठन से जुड़े किसी व्यक्ति को ही आगे बढ़ाने का काम करेगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए 21 अगस्त को नामांकन की आखिरी तारीख है। जाहिर है सीपी राधाकृष्णन का नाम एनडीए के लिए शक्ति प्रदर्शन का अवसर भी होगा। अब आधा सस्पेंस बस ये बाकी है कि विपक्षी दलों की ओर से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कौन होगा और क्या विपक्ष किसी एक नाम पर आम सहमति बना पाएगा। बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी। क्या अगला उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बिहार से हो सकता है? क्या बिहार चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी कोई पॉलिटिकल मैसेज दे सकते हैं? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सीपी राधाकृष्णन का नाम तय होने से दिख रहा है कि बीजेपी दक्षिण दिशा में आगे बढ़ रही है। धनखड़ से पहले वेंकैया नायडू भी दक्षिण से ही थे। सीपी राधाकृष्णन जुलाई 2024 में महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। इससे पहले वो 1.5 साल झारखंड के राज्यपाल के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। राधाकृष्णन तमिलनाडु के रहने वाले हैं। 2 बार कोयंबटूर से सांसद रहे, पहले 98 में और उसके बाद साल 1999 में। राधाकृष्णन आरएसएस के खांटी कार्यकर्ता रहे हैं। 1974 में ही आरएसएस से वो जुड़ गए थे। सीपी राधाकृष्णन ने संघ से जनसंघ में आए, यानी जनसंघ से ही उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ था। राधाकृष्णन 2004 से 2007 तक तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रहे। तमिलनाडु में संगठन को आगे बढ़ाया और राधाकृष्णन को कोयंबटूर के वाजपेयी के नाम से भी जाना जाता है। वाजपेयी और आडवाणी के बेहद करीबी रहे हैं। राधाकृष्णन कोयंबटूर की प्रभावशाली वेल्लाला गौंडर जाति से ताल्लुक रखते हैं। कुल आंकड़ों की बात करें इनकी संख्या की तो इस वक्त आंकड़ा 782 का है। एनडीए के पास 423 सदस्य हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि जब शक्ति प्रदर्शन की बारी आएगी तो फिर उस समय संसद में स्थिति क्या रहेगी। देखिए, एनडीए के लिए ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं, माना यही जा रहा है जिस नाम को एनडीए आगे किया हुआ है उस नाम पर मुहर लग जाएगी, क्योंकि आंकड़े एनडीए के पक्ष में है। अब उस पर आप नजर डाल लीजिए।
कुल सदस्य संख्या 782 की है। एनडीए के पास 423 हैं, विपक्षी दलों के पास 359 हैं। यानी एनडीए के पास बहुमत से बहुत ज्यादा संख्या है। दोनों सदनों में एनडीए के पास पर्याप्त सदस्य संख्या है और उसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हालांकि एक औपचारिकता होती है चुनाव की, उसको पूरा जरूर किया जाएगा। नजर इस बात पर रहेगी कि विपक्षी दलों की ओर से अब कौन रहता है उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के लिए। और अब आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये ट्वीट किया गया है। अगर हम फुल फ्रेम में दिखा सकें, आप देखिए उनकी ओर से किस तरह से बधाई दी गई है और उम्मीद इस बात को लेकर जाहिर की गई है कि आगे आने वाले समय इन हिज लॉन्ग ईयर इन पब्लिक लाइफ थिरू सीपी राधाकृष्णन जी हैज, उन्होंने पूरा, देखिए यहां पर हम आपको उनके साथ फोटोग्राफ भी शेयर की गई। इस बड़ी वाली स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिस तरह की उनकी पब्लिक लाइफ इतने सालों से चली आ रही है, पूरी उम्मीद वो कर रहे हैं कि वो अपने डेडिकेशन और इंटेलेक्चुअल से उन्होंने जिस तरह की सेवाएं दी हैं, अब इस दिशा में भी वो और ज्यादा बेहतर काम करेंगे। आई एम ग्लैड दैट द एनडीए फैमिली हैज डिसाइडेड टू नॉमिनेट हिम एज द वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऑफ आवर अलायंसेस। यानी कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उम्मीद जाहिर करते हुए अपनी खुशी व्यक्त की गई है, ये कहते हुए कि उनकी जो पब्लिक लाइफ और जिस तरह का सेवा कार्य रहा है उसके मद्देनजर वो पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि आगे और अच्छा होगा। और इसी के साथ ही साथ उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि एनडीए परिवार की ओर से इनके नाम पर किस तरह से मुहर लगा दी गई है। अब देखना दिलचस्प रहेगा विपक्ष की ओर से कौन सा चेहरा सामने आता है और विपक्षी दल किस नाम पर अपनी मुहर लगाते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए जनहित में अब बात उस नैरेटिव की करेंगे जिसे बीते कुछ दिनों से वोट चोरी का नाम देकर जमकर आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके सूत्रधार हैं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, जिन्होंने आज से लेकर बिहार से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की है। यात्रा के आरंभ के अवसर पर सासाराम में महागठबंधन के तमाम नेताओं का जुटान हुआ। सबने बीजेपी और चुनाव आयोग में सांठगांठ वाले आरोप को दोहराया। तो आज दिल्ली में चुनाव आयोग की ओर से भी 85 मिनट लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया गया। इस दौरान देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने दो टूक कह दिया कि राहुल जो कह रहे हैं उन्हें हलफनामे की शक्ल में शपथ के साथ लिखकर देना पड़ेगा। राहुल गांधी का नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उनका मैसेज सीधे तौर पर यही था, वरना उन्हें माफीनामा पेश करना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने कैसे वोट चोरी के आरोप पर हर सवाल का जवाब दिया, आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बिहार से आई दो तस्वीरों पर आप गौर फरमाएं। पहली तस्वीर उन लम्हों की है जब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के आगाज से पहले विपक्षी नेताओं ने भाषण दिए, फिर सभी ने हाथ उठाकर एक दूसरे के हाथ को थामकर एकजुटता का इजहार किया। इसके बाद तिरंगा लहराकर यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। फिर जब यात्रा शुरू हुई तो हरियाणा नंबर की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव बैठे और उनके बगल वाली सीट पर राहुल गांधी। पीछे वीआईपी के मुकेश सहनी और सीपीआईएमएल के दीपांकर भट्टाचार्य नजर आए। इसके जरिए दरअसल संदेश साफ है, राहुल भले ही केंद्र में विपक्षी गठबंधन के ड्राइवर हों, मतलब वही गाड़ी को आगे बढ़ाते हों, लेकिन बिहार में गठबंधन की गाड़ी की स्टीयरिंग तेजस्वी के हाथ में ही रहेगी और वो जिधर चाहेंगे उधर घुमा लेंगे। इसका सीधा सा मतलब यही है। तस्वीरों से निकले संदेश के बाद अब राहुल की यात्रा के शुभारंभ मंच से निकले पैगाम भी सुन लेते हैं। मोदी आपके वोट चुराता है, मोदी आपके हकूक चुराता है, इसीलिए ये चोर है और इस चोर को निकालना जरूरी है। चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए, भाजपा को जो चोरी ही करता है उसको आने नहीं देना है। सब लोग मिलके इसको उखाड़ के फेंकिए। लोकतंत्र को मजबूत होने दीजिए। लागल लागल झुलनिया में धाका, लागल लागल झुलनिया में धाका, बल्लम कलकत्ता चलाओ। राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। कि आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है,
बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। भाजपा के लोग, मोदी जी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन के लोग कान खोल करके सुन ले। लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को राहुल जी, तेजस्वी महागठबंधन के लोग खत्म नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। इसमें कोई शक नहीं कि राहुल की यात्रा का मकसद वोट चोर की कुंजी से बिहार में सत्ता की पूंजी हासिल करना है। उनकी ये यात्रा आज से 1 सितंबर तक चलेगी। इस दौरान राहुल गांधी सासाराम, भागलपुर, दरभंगा होते हुए पटना तक कुल 25 जिलों से गुजरेंगे। जाहिर है वो जहां जहां से जाएंगे कांग्रेस और महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या राहुल अपनी यात्रा से इन इलाकों के वोटरों का मिजाज और वोट का हिसाब बदल पाएंगे? क्योंकि इन 25 जिलों की 183 विधानसभा सीटों में पिछली बार एनडीए के खाते में 103 सीटें गई थीं। इनमें से बीजेपी को 64, जेडीयू को 31, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 4 और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को 4 सीटें मिली थीं। हालांकि अब वीआईपी के विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और मुकेश सहनी पाला बदलकर महागठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं। अब राहुल गांधी की यात्रा के रूट में आने वाली विधानसभा सीटों में पिछली बार महागठबंधन के हिस्से में आई सीटों का हिसाब भी देखिए तो गठबंधन के खाते में 76 सीटें आई थीं। इनमें से आरजेडी को 52, कांग्रेस को 14, सीपीआईएम को 1, सीपीआईएमएल को 9 सीटें मिली थीं। यानी 2020 में कांग्रेस को मिली कुल 19 सीटों में से 14 सीटें इन्हीं इलाकों से आई थी। इसीलिए कांग्रेस के लिए हिस्से बेहद महत्वपूर्ण हैं। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा के रूट वाली सीटों में से एआईएमआईएम को 3 और 1 सीट निर्दलीय के हिस्से में गई थी। राहुल को उम्मीद है कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी को अपने बूते बहुमत से दूर किया, कांग्रेस को पिछले 3 लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत दिलाई, वैसे ही वो वोटर अधिकार यात्रा से बिहार में नया करिश्मा करने में कामयाब होंगे। लेकिन सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के नेता इस यात्रा के वर्तमान को नौटंकी और अंजाम को फ्लॉप बता रहे हैं। चोर चोर मौसेरा भाई लोग मिले। एक ने भारत को लूटने का काम किया और एक परिवार ने बिहार को लूटने का काम। दोनों का मिलन। राहुल गांधी जिंदाबाद। चुनाव का समय तब ने यात्रा शुरू की है। क्या यात्रा शुरू की है? भ्रष्टाचार के खिलाफ लालू जी बैठ करके मन साझा कर रहे हैं। सोच लीजिए, जो लोग बूथ छापते थे और चुनाव जीतते थे, यही ना बिहार में होता। 10 बजे चुनाव खत्म हो जाता था। ये यात्रा नहीं है, स्थल पर सीट पटकने ऐसा है। किस लिए यात्रा कर रहे हैं? अगर वो सब बोगस मतदाता छट जाएंगे तो उनकी राजनीतिक हस्ती समाप्त हो जाएगी। इसीलिए वो लोग कलबला रहे हैं। यह दरअसल वोट अधिकार की यात्रा नहीं है, उनके नोट की अधिकार और लूट खसोट के अधिकार को बिहार में कायम करने की यात्रा है। बीते कुछ दिनों से देश के चुनाव आयोग को लगातार विपक्ष की ओर से कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। खासकर राहुल गांधी के आरोपों के 3 सूत्र रहे। पहला बिहार एसआईआर, दूसरा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और तीसरा वोट चोरी। इस पर आज चुनाव आयोग ने भी विस्तार से एक-एक आरोप का नियम, कानून और संविधान का हवाला देकर जवाब दिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दोनों चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी के साथ करीब 1.5 घंटे तक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राहुल गांधी और विपक्ष चुनाव आयोग को लगातार बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं, लेकिन आयोग ने साफ कर दिया है कि उसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों समकक्ष हैं। विपक्ष बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। इस पर आयोग ने दो टूक कहा कि इसकी मांग तो राजनीतिक दलों की ओर से की जा रही थी। विपक्ष को बिहार में चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर ऐतराज है। इस पर भी आज चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण उसका दायित्व है।
विपक्षी नेताओं की ओर से एसआईआर के बहाने नागरिकता की जांच के आरोप लगाए जाते हैं। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता की पात्रता की जांच जरूरी है। बिहार के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 22 लाख मृत लोगों के नाम काट दिए गए। इस पर भी विपक्षी दलों का सवाल है कि 6 महीने में 22 लाख मृत कैसे हो गए। हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता ने आज ये सवाल भी पूछा था मुख्य चुनाव आयुक्त से, तो इलेक्शन कमीशन ने इसके जवाब में बताया कि आंकड़ा 6 महीने नहीं बल्कि 20 साल का है। विपक्ष को आपत्ति इस बात पर थी कि बरसात के मौसम में एसआईआर क्यों, तो इसके जवाब में चुनाव आयोग ने 2003 में बिहार में हुई इस कवायद का महीना याद दिलाया जो जुलाई ही था। विपक्ष चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट की डिजिटल कॉपी की मांग करता है। इसके जवाब में भी आज इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया कि ऐसा करने से मतदाता की निजता का हनन हो सकता है और बाकायदा इसके लिए 2019 सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए निर्देश का भी जिक्र किया गया। बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कई मतदाताओं के पते के रूप में 0 क्यों दर्ज है, यह सवाल भी विपक्ष की ओर से पूछा जाता है। तो आयोग ने इसकी वजह बताई और कहा कि बेघर लोगों का पता तो 0 ही लिखा जाएगा। राहुल गांधी बार बार चुनाव आयोग पर बीजेपी के लिए वोट चोरी के आरोप लगाते हैं। इस पर आज देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कड़ा ऐतराज जताया है। कहा ऐसे शब्द को संविधान का अपमान है। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर्नाटक की एक विधानसभा की मिसाल देकर इसे वोट चोरी का सबूत बताया था। तो आज सीईसी ने भी कैमरों के सामने उसे कह दिया या तो 7 दिन में हलफनामे के साथ सबूत दें या फिर माफी मांगे। राहुल गांधी अक्सर महाराष्ट्र में लोकसभा से विधानसभा चुनाव के बीच 1 करोड़ मतदाता बढ़ने के दावे करते हैं। इस पर चुनाव आयोग ने उनसे पलटकर पूछा है कि अगर गड़बड़ी के सबूत थे तो फिर समय पर क्यों नहीं दिया गया। चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित बीएलएस के ये सत्यापित दस्तावेज, टेस्टिमोनियल्स, उनकी आवाज उनके स्वयं के राज्य स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक या तो पहुंच नहीं पा रही है और या फिर जमीनी सच को नजरअंदाज करते हुए भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। चुनाव आयोग ने भले कह दिया कि उसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ही समकक्ष हैं, फिर भी देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर दोनों खेमों के सुर समतुल्य नहीं दिखे। आप कहते हैं आप पक्ष विपक्ष को बराबर मानते हैं, अनुराग ठाकुर को नोटिस कब दे रहे हैं? राहुल जी की तो प्रेस वार्ता के बीच में आपने नोटिस दे दिया। अनुराग ठाकुर को तो अभी तक 3 दिन हो गए नहीं मिला। बीजेपी के एजेंट बनने की अब आपकी उम्र नहीं है, आप एक आला अधिकारी रहे। नरेंद्र मोदी आपके नाजुक कंधों पर बंदूक रख के दाग रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप इस हत्या में शामिल मत होइए। चुनाव आयोग ने आज कड़ा जवाब दिया है ये राजद और कांग्रेस के नेताओं को जो भ्रम पैदा कर रहे हैं। वो पक्ष और विपक्ष नहीं देखते, एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन जिस तरह राहुल गांधी, लालू यादव और तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात आप तय मानिए, कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं हो सकता। सुधार एक सतत प्रक्रिया है जो देश की चुनाव प्रणाली में भी बीते 78 सालों से जारी है, लेकिन इसके लिए चुनाव आयोग के खिलाफ लोगों के मन में भ्रम के बीज बोना कतई ठीक नहीं है। फिर भी ना जाने क्यों कुछ नेता, कुछ राजनीतिक दल और कुछ बुद्धिजीवी ऐसा कर खुद को बौद्धिक संपदा से संपन्न साबित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ऐसे लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि एक वक्त था जब खुल्लम खुल्ला बूथ लूटे जाते थे, लेकिन आज ये नामुमकिन है। और अब इतिहास की एक खबर। भविष्य के लिए कई बार इतिहास में झांक लेना चाहिए, उससे सबक मिलते हैं, लेकिन इस खबर से आपको क्या मिलेगा ये मैं नहीं जानती। फिर भी इसे आप इसलिए देखें ताकि पता रहे कि राजनीति अपने अपने हिसाब से इतिहास को कैसे कुरेदती, कैसे खोदती रहती है।
एनसीईआरटी के 2 मॉड्यूल को लेकर बहस छिड़ी है। क्या वाकई 1947 का बंटवारा टाला जा सकता था? क्या कांग्रेस सच में जिन्ना और माउंटबेटन के आगे ढीली पड़ गई थी, दब्बू हो गई थी? गांधी जी ने तो कहा था कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बन जाने दो, इससे देश नहीं टूटेगा। लेकिन नेहरू खुद पीएम बनने की उनको पड़ी थी, इसी चक्कर में 2 टुकड़े मंजूर कर लिए गए। ये तमाम बातें हैं, इसके पीछे का ज्ञान भी आप तक पहुंचाने जा रही हूं। अब तक इस तरह का ज्ञान, इस तरह की बातें सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बढ़ता था, लेकिन पहली बार इसे बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रिंट कर दिया गया है कि विभाजन के लिए जितना जिन्ना जिम्मेदार था, उतना ही माउंटबेटन भी, और उतनी ही जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी भी थी। और विभाजन के विलेन के इस खोज में आज आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम भी फिर से घसीटने की कोशिश की गई है। 3 दिन पहले देश ने विभाजन विभीषिका दिवस मनाया है। 14 अगस्त को पाकिस्तान बनने के दिन को इस नाम से मनाने का ट्रेंड 2021 से शुरू किया गया। इसमें विभाजन के विलेन भी कोसे जाते हैं। 15 अगस्त को भारत ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। लाल किले की प्राचीर से पहली बार आरएसएस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की। प्रधानमंत्री ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी शुरुआत में नाम लिया। और 16 अगस्त को एनसीईआरटी के 2 मॉड्यूल आ गए, जिनमें स्कूली बच्चों को शिक्षा दी गई है कि विभाजन के लिए जितने जिन्ना और माउंटबेटन जिम्मेदार थे, उतनी ही कांग्रेस पार्टी भी थी। लगातार 3 तारीखें कांग्रेस के लिए तिल मिलाने वाली रहीं। एक तो लाल किले से संघ की तारीफ, उसके बाद देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराना, और वो भी मुंह जुबानी नहीं बल्कि बच्चों के कोर्स में पढ़ाने की मंशा से। अब दिखाते हैं तिलमिलाई हुई कांग्रेस पार्टी ने कैसे पलटवार किया है। जवाब में आज उसने भी सीधे सीधे बीजेपी की मातृ संस्था यानी आरएसएस, उसके सियासी पितृपुरुष यानी जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उसके रोल मॉडल वीर सावरकर को विभाजन का असली विलेन बता दिया। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद संघ को तालिबान जैसा बताने के साथ पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी तक भी पहुंच गए। किसी वक्त कांग्रेस अटल बिहारी वाजपेयी पर भी अंग्रेजों से माफी मांगने का इस तरह के आरोप लगाती थी। आपको बताते चले कि वीर सावरकर को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से खासतौर से ये बातें कही गई थी, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी की ओर से आज कैसे पलटवार किया गया है, सुनिए। The world knows who is responsible for division of the entire freedom struggle. It was a Fazl Ali Haq and Shama Prasad Mukherjee who moved the first resolution in Bengal. Muhammad Ali Jinnah and the Savarkar, they were of the opinion that both the religion needs a separate country or the state. Is there anybody from the Sanghis? Any one Sanghi who participated in it? Yes, only one Sanghi participated in it in Bhakteshwar near Gwalior, and later he went to the magistrate and said, and he gave an apologetic letter. Then he became the Prime Minister of this country. And then I will only equate them with the Talibans. They are Indian Talibans. RSS are Indian Talibans, and Prime Minister is appreciating from the rampart of the Red Fort. आरएसएस अपनी स्थापना के 100 साल पूरे करने जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को उसके भीतर तालिबान नजर आता है। आरएसएस से ही निकले नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कांग्रेस को आरएसएस में तालिबान नजर आता है। वैसे कांग्रेस लाल किले से संघ की तारीफ और एनसीईआरटी के विभाजन के चैप्टर दोनों को जोड़कर पलटवार कर रही है। और अब उन विवादित पन्नों पर आ जाते हैं जिसकी वजह से बंटवारे के इतिहास की खुदाई एक बार फिर से शुरू हुई है। सबसे पहले तो स्पष्ट कर दें कि विभाजन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने का जिक्र एनसीईआरटी की कोर्स बुक में नहीं बल्कि स्पेशल मॉड्यूल में किया गया है। ये एक तरह से सप्लीमेंट्री मॉड्यूल होते हैं जिन्हें एनसीईआरटी बच्चों को किसी खास विषय को समझाने के लिए तैयार करता रहता है। एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 के लिए 18 पन्नों का जो एक मॉड्यूल बनाया है, उसके पेज नंबर 9 पर कल्प्रिट्स ऑफ पार्टीशन यानी विभाजन के गुनहगार नाम का एक हिस्सा है। इसमें लिखा गया है कि 1947 में भारत का विभाजन किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं था। ऐतिहासिक दृष्टि से भारत विभाजन के लिए 3 तत्व जिम्मेदार थे। मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने मांग की, कांग्रेस पार्टी जिसने स्वीकार किया, माउंटबेटन जिन्होंने इस पर अमल किया। इस मॉड्यूल में जिन्ना, नेहरू और माउंटबेटन के बयान भी हैं। नेहरू का जुलाई 1947 का बयान देखें, जिनकी ओर से कहा गया था कि हम ऐसे मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां या तो हमें विभाजन स्वीकार करना होगा या निरंतर झगड़े और अराजकता का सामना करना होगा। विभाजन बुरा है, परंतु एकता की कोई भी कीमत गृह युद्ध की कीमत से कहीं कम होगी।
जवाहरलाल नेहरू का जुलाई 1947 का ये वो हिस्सा है भाषण का जिसका जिक्र किया जा रहा है। कांग्रेस फिलहाल आग बबूला है कि यह सिर्फ नेहरू को विभाजन का विलन बताने की कोशिश है, जबकि 1947 में विभाजन के लिए परिस्थितियां जिम्मेदार थी, हालात ऐसे ही बन गए थे। लेकिन जब नेहरू पर हमला हुआ तो कांग्रेस ने पलटकर आरएसएस पर वार किया। बिहार में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लाल किले से संघ की तारीफ को भी इसी से जोड़ दिया। हालांकि आरएसएस को गांधी की हत्या से जोड़कर बोलने में उन्होंने बेहद सतर्कता भी बरती। ये आपको उनके बयान में साफ साफ नजर आएगा। ये आरएसएस वाले तो देश के आजादी के खिलाफ थे। बोलो कितने लोग तुम्हारे जेल में गए, बोलो तुम्हारे लोग कितने सूली पे चढ़े, आपका एक आदमी भी जेल नहीं गया। बताओ आरएसएस का कौन है? कोई एक नहीं मरा। यहां तक कि ये लोग ब्रिटिशर को एप्लीकेशन देते थे नौकरी के लिए। ऐसे लोगों की तारीफ अगर मोदी जी लाल किले पे ठहर के बोलते हैं तो उन आजादी की आत्मा जो आजादी के लिए लड़े, लाखों लोग मरे, उनकी आत्मा क्या कह रही होगी ऊपर। 2 दिन पहले ही देश ने आजादी के अपने 78 साल पूरे किए हैं, लेकिन अंग्रेजों से कौन लड़ा और कौन नहीं लड़ा, किसने कितना संघर्ष किया, किसने नहीं किया, ये झगड़ा खत्म नहीं हो रहा। और इन हमलों में इतिहास हर बार हथियार बनाया जाता है। इतिहास के सारे पन्ने पलटना किसी के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि जितने इतिहासकार हैं समझ लीजिए उतने तरह का इतिहास है, सबके अपने तथ्य हैं। बहुत संक्षेप में आप कांग्रेस और बीजेपी जो इतिहास को मानती हैं, अब उसके बारे में दे देते हैं जानकारी। बीजेपी कहती है 2 नेशन थ्योरी सबसे पहले 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में रखी गई। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए जो दावे दोनों ओर से किए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है कि 2 नेशन थ्योरी सबसे पहले 1938 में हिंदू महासभा अधिवेशन में रखी गई थी। बीजेपी कहती है कि मोहम्मद इकबाल ने पहले उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य पर जोर दिया था। कांग्रेस पार्टी कहती है 2 नेशन थ्योरी को 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में समर्थन दिया। बीजेपी कहती है कि 1940 में जिन्ना ने उत्तर पश्चिम और पूर्व में मुस्लिमों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग की। कांग्रेस कहती है 1942 में सिंध में हिंदू महासभा मुस्लिम लीग की साझा सरकार का प्रस्ताव लेकर आई थी। कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियों के अपने अलग अलग तरह के दावे हैं। एक इतिहास वो है जो किताबों में लिखा है, जिसे आप स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं, और एक इतिहास ये है जो राजनीति से तय किया जाता है। अब आप राजनेताओं से ये बहस भी सुन लें। RSS are Indian Taliban and Prime Minister is appreciating. नफरत बीजेपी और आरएसएस से उतनी नहीं है जितना उनका प्यार तालिबान के साथ है। कांग्रेस का प्यार कोई तालिबान के साथ नया नहीं है, हमास के तंकियों और आईएसएस के साथ नया नहीं है। आज़ादी का क्रेडिट तो कांग्रेस ले लेती है, लेकिन जो विभाजन हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मोहम्मद अली जिन्ना को तो टीबी थी, वो तो मर जाता और देश का बंटवारा नहीं होता। इतिहास तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। कम से कम 40-50 साल देश का इतिहास लेखन वामपंथी विचारधारा वाले लोगों के हाथ में था। बंटवारे के अंदर महात्मा गांधी का क्या कहना था? सरदार पटेल भी बंटवारे के हिमायत में खड़े थे। अकेले जवाहरलाल नेहरू का नाम क्यों ले रहे हैं? जिन लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई का विरोध किया, जो नाजी करता वही था। दुनिया जानती है कि इस देश को आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चले आंदोलन से महात्मा गांधी के नेतृत्व में। सियासत अपने तरीके से इतिहास चुनती है, उसे बुनती है, लोगों के सामने पेश करती है। पार्टियों के अपने अपने इतिहास हैं। अब ये जनता के ऊपर हम छोड़ देते हैं कि वो किस इतिहास को ज्यादा ऑथेंटिक मानते हैं, ज्यादा भरोसेमंद। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बारिश पर देखिए स्पेशल आजाद बादलों की गुलाम धरती। बहुत भारी पानी है भाई।
बहुत भयंकर रूप है खट का, देखो रुद्र रूप में आ गई खट, देखो। और लैंडस्लाइड हुआ है सीधे ग्लेशियर से, जहाँ से ग्लेशियर है मोरेन है, यहीं से हुआ है ये। कृपया इस रोड से गाड़ी ना आए, गाड़ी ऑल वेदर रोड से जाए, इधर से आने का कष्ट ना करें। धरती पर गुलामी और आज़ादी का इतिहास इतना पुराना है कि आज ये कह पाना बेहद मुश्किल कि कब गुलामी आई और गुलामी से कब इंसानों ने आज़ादी पाई। मैं आज बात कर रही हूं बादलों की ऐसी आज़ादी की जिससे धरती पर जगह जगह आई तबाही बता रही है कि इंसान कितना बेबस है। फटते हुए बादल, मूसलाधार बारिश और भूस्खलन इंसान की आज़ादी को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं जिंदगी जीतने की जंग लड़ी जा रही है, कहीं ये जंग हार भी जा रही है। देश और दुनिया के कई हिस्सों में आई बाढ़ की खबरें हर किसी को परेशान कर रही हैं। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हालात कुछ ज्यादा ही खराब हैं। आज सुबह जम्मू कश्मीर के कठुआ में बादल फटने से लगभग 7 लोग मारे गए, उनकी जान जाने की खबर सामने आई। हमें सर रात का टाइम था, ऐसे हुआ कि मतलब पता नहीं चला हमें कि कहां से पानी कहां तक आ गया। लोगों के मकान कुछ के डैमेज हो चुके हैं और कुछ के गिर चुके हैं। ये घर काफ़ी हैं, वो 15-20 घर हैं जो बिल्कुल नहीं रहे, उनका नामो निशान ही मिट गया। पहला मंजर देखा, ऐसा लग रहा था कि अब जो है कि जीने की ख्वाहिश खत्म हो चुकी है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के कठुआ में बादल फटने की घटना ने फिर इंसान की बेबसी का नया सबूत दिया है। आज घाटी से एक नहीं बल्कि 3 जगह बादल फटने से तबाही की खबरें आई हैं। जम्मू के कठुआ जिले के जोड़ इलाके में बादल फटने से कई घर मलबे की चपेट में आ गए हैं। जोड़ इलाके के अलावा मथरेचक, बगाड़ चंगड़ा और दिलवान हुटली में भी लैंडस्लाइड की घटनाओं की खबरें हैं। कठुआ जिले में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भूस्खलन की घटनाएं हालात बिगाड़ने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। आपको बता दें कि सबसे बड़ा असर जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखा गया है, जहां तेज बहाव वाले पानी से हाईवे का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। जम्मू कश्मीर में बादल फटने की ये बीते 3 दिन में दूसरी घटना है। हाल ही में किश्तवाड़ में भी बादल फटने की घटना के बाद से अब तक 65 जिंदगियां बह गई हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद एलजी मनोज सिन्हा से बात कर राहत बचाव कार्य के बारे में जाना है। सरकार राहत और बचाव के लिए हर संभव कोशिशें करने का भरोसा दे रही है, लेकिन विपक्ष सरकार पर सवाल उठाने का भी मौका देख रही है। इट इज ए नेचुरल कैलेमिटी है, लेकिन हमने ये देखना है कि सरकार और जो कंसर्न उसके डिपार्टमेंट्स हैं, जितना भी जो रिलीफ है वो टाइमली होता है नहीं होता है, बट आई वुड स्टिल से कि देयर आर मेनी क्वेश्चंस इनटू इट। इस बीच किश्तवाड़ में राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों को ब्लास्ट कर तोड़ा जा रहा है। दुर्भाग्य से यहाँ कई शवों के नीचे दबे होने की आशंका बनी हुई है। देखिए, पिछले 3 दिनों में हमने काफी प्रगति हासिल की है। जो यहाँ जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी वो आपके सामने देख रहे हैं कि बड़े बड़े बोल्डर्स आए हुए हैं। तो इन बोल्डर्स को फ्रैगमेंट करने में के लिए हेवी मशीनरी की जरूरत थी, जो हम लोगों ने मूव करा लिया है और बीआरओ की मदद से इनको फ्रैगमेंट किया जा रहा है। ज़्यादा जरूरत पड़ रही है वहाँ एक्सप्लोसिव यूज करके इनको टुकड़ों में तोड़ करके उनको हटा करके उनके नीचे के स्थानों की तलाशी की जा रही है। किश्तवाड़ की चुसौती में पीड़ितों की मदद के लिए भी कई मददगार सामने आ रहे हैं। चुसौती गांव के मुख्य इलाके को सर्च करने के बाद अब गांव के अंतिम छोर को सर्च किया जा रहा है।
जशोती हादसे का चौथा दिन है और अब जहां एक तरफ रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का काम ज़ोरों से चल रहा है, वहीं अब यहां पर कुछ एनजीओज़ भी आए हैं जो लगातार यहां पीड़ितों तक मदद पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप जशोती से देख रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ एनजीओ सामने आए हैं जो यहां पर मदद के लिए सामने आए हैं। यहां के पीड़ित परिवारों के लिए बिस्तर, आटा, दालें, खाने पीने का सामान यहाँ पहुँचाया जा रहा है और लगातार इस तरह की मदद यहाँ पहुँचाई जा रही है और लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अगले 2 दिन भी जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है, यानी बादलों से खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के किन इलाकों में भारी बारिश से लेकर लैंडस्लाइड होने तक की चेतावनी दी है। अब मैं आपको एक मैप के जरिए दिखा देती हूं और उसके बारे में देती हूं जानकारी। आपको बताते चले भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। देखिए कौन कौन से वो हिस्से हैं। जम्मू, इसके अलावा रियासी, उधमपुर, राजौरी, पुंछ, सांबा, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, ये तमाम इलाके ऐसे हैं जहां भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। पहले से ही आपको बताते चले जम्मू कश्मीर में हालात कितने भयावह हैं। ऊपर से अब मौसम विभाग की इस चेतावनी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को डरा कर रख दिया है। ये तमाम वो इलाके हैं उधमपुर, जम्मू, सांबा, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, रियासी, राजौरी, पुंछ, जहां पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बादल फटने और लैंडस्लाइड की भी चेतावनी है। यानी ऐसे करीब 11 जिले हैं जहां पर बादल तबाही बनकर टूट सकता है। जम्मू कश्मीर के बाद अब हम आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश, जहां मंडी में बादल फटने से हालात बिगड़ रहे हैं। यहां रह रहे लोगों के सामने एक बार फिर मुसीबतों के भयानक बादल बरसे हैं। पिछले 2 महीनों से तेज बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाएं मानो सबको कैद कर लेना चाहती हों। मंडी के टकोली में बादल फटने की तस्वीरें किसी को भी परेशान कर सकती हैं। लैंडस्लाइड, फटते बादल, फटते बादल और लैंडस्लाइड की तस्वीरें बता रही हैं कि मंडी की तबाही अब आम दिनों की बातें हो गई हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। बादल फटते ही आए फ्लैश फ्लड ने रौद्र रूप ले लिया है। कहीं कार का कचुम्बर निकला हुआ है तो कहीं घर के बाहर खड़ी गाड़ियां अब कबाड़ बन चुकी हैं। अब ऐसी तस्वीरों की कोई कमी नहीं है। बादल फटते हैं और तबाही बरसते हुए आज जिंदगियों पर टूट पड़ती हैं। ये है हमारे गवर्नमेंट हाई स्कूल। मंडी के आरंग के इस स्कूल पर मलबे की घेराबंदी हो गई है। जो क्लाउड बस्ट हुआ है उसका सारा मलबा जो है ग्राउंड में पहुंच चुका हुआ है। आसपास की दुकानें कहां बह गई बताना आसान नहीं है। शुक्र ये है कि उस दिन छुट्टी थी और कोई भी यहाँ पे अध्यापक नहीं था, लेकिन हमारे चौकीदार थे वो ऊपर थे, लेकिन वो पीछे से निकल गए लैंड पर से भाग के। यहाँ NH21 पर 9 मील के पास भूस्खलन होने की वजह से हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थम चुकी है और वाहन चालक सड़क के खुलने का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बजौर मंडी, मंडी कुल्लू, मंडी जोगिंदर नगर सड़क पर जगह जगह लैंडस्लाइड होने से रास्ते बंद पड़े हैं। जबकि उत्तरकाशी में भी घनारी इलाके में यात्रियों को लेकर आ रही गाड़ी पर पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से 7 लोग घायल हो गए हैं। उत्तरकाशी के अलग अलग इलाकों से भी ऐसे ही भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। गंगा घाटी से लेकर यमुना घाटी तक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। चिनिया सौड़ इलाके में सड़क का बड़ा हिस्सा भागीरथी नदी में समा गया है, जबकि पानी का बहाव इतना तेज है कि यहाँ उत्तरकाशी के घरों में पानी ने घुसपैठ कर दी है। और अब हिमाचल प्रदेश के आंकड़ों को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि 20 जून से अब तक यानी 58 दिनों में तबाही यहां कितना बड़ा नुकसान कर चुकी है। पिछले 58 दिनों में करीब 36 बार बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, जबकि फ्लैश फ्लड की 74 घटनाएं हो चुकी हैं। लैंडस्लाइड की 66 घटनाएं हुई। यहां अब तक 263 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 332 लोग घायल हुए हैं। 27,000 यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं घायलों की तादाद 332 की है। हिमाचल में हाहाकार के आंकड़े हैं। करीब 27,381 पशु पक्षी भी बाढ़ में बह गए और इस तरह से कुल मिलाकर 2,173 करोड़ रुपए का नुकसान भी वहां पर हो चुका है।
इस दौरान करीब 352 सड़कें भी बंद हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश में ये जो आंकड़े हमने आपके सामने रखे हैं, इसके जरिए आप जानिए कि अभी वहां पर कितनी बेबस स्थिति है और आगे आने वाले वक्त में हालात और खराब हो सकते हैं। इस तरह की चेतावनी भी बार बार मौसम विभाग की ओर से दी जा रही है। उधर देश के अलग अलग हिस्सों में भी बाढ़ बारिश से बने हालात की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब एक एक करके वो तमाम तस्वीरें दिखा देते हैं। तेलंगाना में बहती कार तो महाराष्ट्र में तैरती थार, रुद्रप्रयाग में तेज बारिश आने वाले खतरे की ओर इशारा कर रही है। प्रशासन सतर्क है तो लोग बादलों के कहर से बचने के लिए खुद भी हिम्मत बांधे हुए हैं। तेलंगाना के आदिलाबाद में सैलाब पार करने का दुस्साहस एक शख्स को तब भारी पड़ गया जब उसकी कार पलट गई। कार पलटने से पहले मानो पानी में गोते लगा रही हो। देखते ही देखते ये कार नदी में समा गई और लोग इस कार को डूबने से नहीं रोक पाए। किस्मत अच्छी रही कि कार सवार को लोगों ने बचा लिया। ऐसे ही गलती इसी आदिलाबाद में 2 ट्रक वालों से भी हो गई। दोनों उफनती नदी की चपेट में आने लगे। एक ट्रक वाला जान बचाने के लिए ट्रक की छत पर चढ़ गया। गनीमत रही कि वो जान बचाने में कामयाब रहा। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को खुलकर चेतावनी देना शुरू किया ताकि कोई अपनी जान जोखिम में न डाल ले। रुद्रप्रयाग के बद्रीनाथ क्षेत्र में भी तेज बारिश से नदी अपना रौद्र रूप लेने लगी है। यहाँ अलकनंदा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। प्रशासन ने भी लोगों को सतर्कता बरतने की अपील की है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी पानी से भरे अंडरपास में एक शख्स को गाड़ी यहाँ से निकालना भारी पड़ गया। हालांकि यहाँ स्थानीय लोग देवदूत बनकर सामने आए और गाड़ी में फंसे चालक को सुरक्षित निकाल लिया। सोम नदी के उफान पर आने से कई गांव मुसीबत में पड़ गए हैं। यहाँ लोग प्रशासन को कोस रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक यहाँ कई तरह की लापरवाहियां हुई हैं, जिससे इन गांव वालों की मुसीबत बढ़ गई है। झारखंड के साहिबगंज में भी करीब 14 गांव के लोग बाढ़ की मार झेलने को मजबूर हैं। यहाँ घरों के भीतर कई फीट पानी आ गया है। दूसरी ओर असम के गुवाहाटी में भी बारिश मुसीबत बनकर आई है। सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया है। लोगों को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यूपी, दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में भी हालात चुनौती भरे हैं। खराब मौसम के बीच जम्मू से बड़ी खबर आ रही है। कल जम्मू में बंद रहेंगे सभी सरकारी और निजी स्कूल। बाढ़ बारिश के चलते प्रशासन की ओर से यह फैसला लिया गया है। आपको बताते चले कि भारी बारिश हो रही है, जगह जगह बाढ़ जैसे हालात हैं। कल इसी के मद्देनजर जम्मू में सभी सरकारी और निजी स्कूल को बंद करने का प्रशासन की ओर से फैसला लिया गया है। थोड़ी देर पहले इसकी जानकारी निकलकर सामने आई है। लगातार मौसम की कहर की बात कर रहे हैं। मौसम के इस कहर का असर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। इस वक्त दुनिया के कई हिस्सों में मौसम हाहाकारी हो चला है। यूरोप से लेकर अमेरिका तक तमाम देश भारी बारिश, बाढ़ और चक्रवाती तूफान के संकट से जूझ रहे हैं। आसमान से बादल की शक्ल में बरस रही आफत। बेरहम मौसम की मार से हर तरफ मचा हाहाकार। ऐसी घनघोर बारिश मानो फट पड़ा हो आसमान। कुदरत के क्रोध का असर दुनिया के इन दिनों कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। भयानक बारिश, बाढ़ और तूफान की तिहरी मार ने इस वक्त दुनिया भर के कई देशों में तबाही जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मौसम के सितम की ये तस्वीर यूरोप के देश इटली की है। यहाँ कई दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। इटली के सोंडीरियो प्रांत में बादलों ने ऐसा कहर बरपाया कि लिविंगो शहर में पहाड़ों से मलबे का सैलाब फूट पड़ा।
इटली में पिछले कई दिनों से लगातार मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। देश के तमाम हिस्सों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते कई शहरों में हालात बेहद खराब हैं। भारी बारिश की वजह से इटली के कई शहरों में सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। मौसम के इस बिगड़ते मूड का असर मैक्सिको में भी देखने को मिल रहा है, जहां बारिश के साथ साथ बर्फबारी ने लोगों के सामने दोहरी मुसीबत खड़ी कर रखी है। सड़क पर सैलाब की तरह बह रहे बारिश के पानी की ये तस्वीरें मैक्सिको के जेलेंस्को इलाके की हैं, जहां कई घंटों तक लगातार हुई बरसात ने पूरे शहर की तस्वीर बदल डाली। नॉनस्टॉप बारिश की वजह से सड़कों और घरों में पानी भर गया और गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आने लगी। कुदरत के कहर के चलते मैक्सिको का पड़ोसी देश अल सल्वाडोर भी कराह रहा है। मध्य अमेरिका के इस देश में मौसम की दृष्टि लगातार वक्र बनी हुई है। इसी के चलते लगातार हो रही बारिश के चलते सैन सल्वाडोर शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। शहर के कई हिस्सों में बारिश का पानी ऐसे बह रहा है मानो सड़कों पर कोई पहाड़ी नाला उतर आया हो। तो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर सैलाब सितम बनकर लोगों की जिंदगी में खलल डाल रहा है। प्रकृति का ये प्रकोप कब थमेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और अब आज का जनहित मंत्र। झरनों से कभी इतना मधुर संगीत सुनाई नहीं देता अगर उनकी राहों में ना होते पत्थर तो। इसका सीधा सा मतलब है जीवन में आने वाली कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, सहजता से उसका सामना कीजिए और सफलता को प्राप्त कीजिए। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।